चलें प्यादे टेढ़ी चाल दृश्य नौ। ऋषभ के कमरे से जुगल, जसवीर और स्वतंत्र तीनों निकलते हैं, विंग में जाने लगते हैं। तभी जसवीर दोनों को कहता है, मेरी बात सुनिए। तो वो स्वतंत्र और जुगल को लेकर मंच के अग्रभाग पर आता है। वहाँ आकर जसवीर स्वतंत्र से संबोधित होता हुआ कहता है, जसवीर, स्वतंत्र भाई, इस ऑफिसर ने रिया को बुलाया है, ज़रूर उसकी राय के लिए बुलाया होगा। स्वतंत्र, हाँ यार, मुझे यही डर है। इस रिया ने परचेजिंग कमेटी पहले कैंसिल कर दी थी, कहीं अब आकर यही राय ना दे दे कि साहब जी फर्नीचर के लिए परचेजिंग कमेटी मत बनाइए, सीधा फंड स्कूलों को ट्रांसफ़र कर दीजिए, वो अपने आप फर्नीचर खरीद लेंगे। जुगल, हाँ अगर ऐसा हुआ तो स्वतंत्र, तो बहुत बुरा होगा। वो कमीशन जो हमें मिलना था वो तो गया। जुगल, वैसे मुझे लगता है इस ऑफिसर ने रिया को अपने केबिन में कोई राय वाय करने के लिए नहीं बुलाया होगा। स्वतंत्र, तो और क्या सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए बुलाया है? जुगल, मुझे तो ये ऑफिसर ठरकी लगता है, ज़रूर रिया को इसने अपनी ठरक मिटाने के लिए अपने केबिन में बुलाया होगा। जसवीर, फिर तो जयराम की ड्यूटी लगाते हैं, उसे कहते हैं कि वो इस ऑफिसर पर ध्यान रखे। अगर यह ऑफिसर रिया के साथ कोई गलत बात करता पकड़ा गया तो हम इसे दिखा देंगे बॉर्डर। स्वतंत्र, अब चलो चलकर रिया मैडम को इसके पास भेजें। तीनों जाते हैं। उधर अपनी सीट पर बैठा ऋषभ घंटी बजाकर जयराम को बुलाता है। जयराम ऋषभ के पास आकर, हुक्म साहब। ऋषभ, जब मैं किसी से मीटिंग कर रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। जयराम, रिया मैडम को भी नहीं। ऋषभ, अभी उल्लू, जब उसके साथ मीटिंग कर रहा हूँ तब किसी को मत आने देना, मैंने ये कहा था, बाकी तुम खुद समझदार हो, देख लेना। जयराम, समझ गया साहब। आप रिया मैडम के साथ जब गुफ्तगू कर रहे होंगे तो मैं किसी को अंदर झांकने भी नहीं दूंगा। ऋषभ, शाबाश, तू वाकई काम का बंदा है। तभी रिया का प्रवेश। रिया आकर, कम इन सर। ऋषभ, अरे रिया मैडम, रुको। जयराम की ओर मुड़कर, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जयराम, डोंट वरी साहब, जाकर गेट पर खड़े होने का अभिनय करता है। रिया, सर। ऋषभ, अरे रिया मैडम, तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेतकल्लुफ़ होकर हमारे कैबिन में आ जाया करो। रिया, सर आप हमारे बॉस हैं, बॉस के पास आने से पहले परमिशन तो लेनी बनती है ना। ऋषभ, हम औरों के लिए बॉस हैं, आपके लिए नहीं। रिया, लीजिए, बॉस तो सर जी बॉस ही होता है। वैसे आपको एक बात बताऊं? ऋषभ, हाँ बताओ। रिया, मेरी ऑफिसरों से कम ही बनती है, और ऑफिसरों का क्या पता मैं अंदर आऊं, मुझे डांट कर बाहर निकाल दें। ऋषभ, लेकिन हम उन ऑफिसरों में से नहीं जो आप जैसी हैंडसम लड़की को डांट कर बाहर निकाल दें। बैठो प्लीज़। रिया बैठती हुई, जी कहिए, कैसे बुलाया? ऋषभ ग्रांटों वाली फ़ाइल उसके आगे करता हुआ, ये फ़ाइल जो आप देकर गई थी। रिया, सर जी आपको देकर गई थी कि प्लानिंग बोर्ड ने जो ग्रांट भेजी है
उसका क्या करना है? ऋषभ, यही पूछने के लिए तो हमने आपको बुलाया है। स्वतंत्र कह रहा था इसके लिए उन तीनों की परचेजिंग कमेटी बनाई जाए। रिया, तो आप उन तीनों की कमेटी बनाएंगे? ऋषभ, तुम्हारी क्या राय है? रिया, ये कमीशन खाने वाले कमीशन आप खा जाएंगे, फंसा देंगे आपको। अगर कभी इनकी कलाई खुल गई तो ये यही प्रचार करेंगे कि उन्होंने कमीशन लेकर आपको दिया था। ऋषभ, ये ऐसा कर सकते हैं? रिया, बिल्कुल सर, ये यही करेंगे। ऋषभ, अरे आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं, जो बात हम सोच भी नहीं सकते आपने पहले ही भांप ली। रियल इंटेलिजेंट नहीं, सुपर इंटेलिजेंट। रिया थोड़ा सा लज्जित होने का अभिनय करती। सर जी, आप तो मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं। ऋषभ, वो किस्मत वाला होगा जिसके साथ आपकी। रिया, आपकी क्या? ऋषभ, लीजिए, आप इतना भी नहीं समझती। रिया, तो आप कहना चाहते हैं जिसके साथ मेरी शादी होगी। ऋषभ, वैसे आपको कैसा लड़का पसंद है? रिया, पसंद तो जो सर जी पसंद आ जाए बस वही। ऋषभ, मतलब वो ऑफिसर तो होना ही चाहिए ना? रिया, हाँ, ऑफिसर तो होना ही चाहिए। ऋषभ, मेरे जैसा? रिया मुस्कुराकर, हाँ, आप जैसा भी चलेगा। ऋषभ, और जिसका महल जैसा घर हो। रिया, आपके पास है? ऋषभ, हाँ, है, क्यों नहीं। अपना मोबाइल निकालता है और उसमें से कुछ तस्वीरें निकाल कर उसे दिखाता हुआ कहता है, ये देखो महल जैसा हमारा घर। एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने के लिए कार उठानी पड़ती है। जस्ट जोकिंग। रिया मोबाइल की फ़ोटो देखकर, रियली ये आपका घर है? ऋषभ, और क्या, 20 तो हमारे घर में नौकर चाकर हैं जो हम लोगों की बैठे बिठाए सेवा करते हैं। रिया, फिर तो खुशकिस्मत होगी जो आपकी वो लाइफ पार्टनर बनेगी। ऋषभ, हमने तो सोच लिया। रिया, क्या सोच लिया? ऋषभ, यही कि पहले आप ये बताइए, आप अब तो हमारे साथ चाय पिएंगी? रिया, चलिए मंगवा लीजिए। ऋषभ घंटी बजाता हुआ जयराम को बुलाता है। जयराम आता है। जयराम, साहब जी चाय लाऊं? ऋषभ, अरे तू तो बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, हमने क्या मंगवाना है तुझे पहले ही पता चल गया। जयराम, साहब जी ऐसा ही है, 3 कप चाय लाऊं, 2 आपके लिए 1 मेरे लिए। ऋषभ, चल ले आ। हाँ, साथ में बर्फ़ी भी ले आना। जयराम, साहब जी चाय तो फ्री में मिल जाएगी, बर्फ़ी के लिए तो पैसे लगेंगे। ऋषभ पैसे निकाल कर जयराम को देता है। जयराम जाता है। रिया, हाँ आप कहिए, क्या फ़ैसला किया सर जी आपने ग्रांट को खर्चने के बारे में? ऋषभ, ये फ़ैसला आप करेंगी, हम तो आपको एक बात बताएं। रिया, हाँ जी कहिए। ऋषभ, हम कुछ दिनों के लिए इस दफ्तर से बाहर ही रहेंगे, दफ्तर आपको संभालना है। रिया, मतलब आप छुट्टी पर जा रहे हैं? ऋषभ, नहीं, छुट्टी पर नहीं, यहाँ दफ्तर में आया करेंगे और 1-2 घंटे रुककर चले जाया करेंगे। रिया, पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसा क्या काम? ऋषभ, ये जो हमारी महल जैसी कोठी है, पिताश्री कह रहे थे हमारी शादी से पहले इस कोठी की पूरी फ्लोरिंग बदलनी है। जो मार्बल लगा हुआ है ना, उसे उखाड़कर इटालियन मार्बल लगाया जाए। रिया, एक हम हैं सीमेंटेड फर्श पर गुजारा कर रहे हैं। ऋषभ, अरे तो आपकी कोठी में? रिया, कोठी नहीं, घर है हमारा। ऋषभ, चलिए
फिर तो इस संडे को आप हमारे घर में आइए। रिया, वो किस लिए? ऋषभ, हमने आपके बारे में अपने पेरेंट्स से बात की थी, तभी जयराम चाय लेकर आता है। ऋषभ कहता कहता चुप हो जाता है, जैसे फिर बात बदलता हुआ रिया से पूछता है, तो रिया जी, आपका क्या विचार है इस ग्रांट के बारे में? परचेजिंग कमेटी बनाएं या? रिया, सर जी, आप इस पचड़े में ना ही पड़े तो अच्छा है। फंड स्कूलों को ट्रांसफ़र कर दीजिए, वही अपने लिए फर्नीचर खरीदेंगे। ऋषभ, ओके, फिर फंड कर दो स्कूलों को ट्रांसफ़र। जयराम एक कप चाय का उठाकर बाहर की ओर जाता है और अपने आप से बड़बड़ाता है, इन 3 तेलंगों की पट्टी तो पूछ गई। आज ही इनको बताऊं कि जिस कमीशन के वो सपने ले रहे हैं वो तो अब सपने ही रह गए। तो यहाँ दृश्य 9 हुआ समाप्त। 10 कहेंगे कल को। तब तक नमस्कार।